हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एग्जाम अप्रोचिंग है, नियर बाय है सीसीएस यूनिवर्सिटी के। ठीक नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, इसीलिए आप लोगों का ध्यान रखते हुए मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। इस एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। और जो सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन लीगल हिस्ट्री, जो कि यूजुअली ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर में कवर होता है, राइट। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है जिन भी स्टूडेंट्स का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उन लोगों ने। सो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं और इस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे कुछ ही वीडियोस के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन लीगल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इंडियन लीगल हिस्ट्री, इंडियन लीगल हिस्ट्री। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं हुआ तो मैं अभी भी आपको कह रही हूं, आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है अपना सब्जेक्ट पूरे तरीके से कवर करने में। सो मेरी एक एडवाइस आप मानिएगा, सिर्फ वीडियोस को आपको लिसन नहीं करना है, आपको साथ साथ में नोट डाउन करना है जो भी मैं यहाँ क्लास में आपको नोट करवा रही हूँ, राइट। तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आप नोट करेंगे अपने हाथ से तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आएंगी, राइट। सो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन लीगल हिस्ट्री की जब भी बात आती है तो यहां पर बात आती है चार्टर 1600 की। 1600 को जो चार्टर था, उस चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर में। ये कंपनी इंग्लैंड की थी, कभी ना कभी आपने इस बारे में सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट था इंडिया के अंदर में, वो चार्टर 1600 के थ्रू हुआ था। अब यहाँ चार्टर 1600 के फीचर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, या चार्टर 1600 के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 1600 के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन इंडिया। एस्टैब्लिश्ड हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। All right. So East India Company was established in India through Charter 1600. अब यहाँ पर चार्टर 1600 का जो बातें हैं वो जब हम लोग करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। अब जिन लोगों ने अभी तक कंपनी लॉ नहीं पढ़ा उनको इस इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मीनिंग होता है रजिस्टर्ड, राइट। सो यहां पर आप लिख लीजिए इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था यानी कि फॉर्म किया था, रजिस्टर किया था इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया थ्रू चार्टर 1600। चार्टर 1600, चार्टर का मतलब एक रिटर्न परमिशन होता है कुछ राइट्स का, कुछ बिलीफ्स का। ऑलराइट। सो यहाँ चार्टर का मतलब है एक रिटर्न परमिशन। अभी रिटर्न परमिशन किसने दी थी? देखो मैं आपको बात बताऊं तो ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी इंग्लैंड में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और यहां पर वो कंपनी आई थी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, कमर्शियल पर्पसेस से इंडिया के अंदर में आई थी थ्रू चार्टर 1600। अब ये चार्टर 1600 किसने दिया था? बाय क्राउन, बाय क्राउन्स, चार्टर 1600। और क्राउन कौन थे इस समय? क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन ने इशू किया था ये चार्टर। इशूड ऑन 31st issued on 31st December
1600। देखो, चार्टर 1600 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर में आई। वैसे तो ये इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बेसिकली ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, फॉर्म हुई थी ये कंपनी। और इंडिया के अंदर में ये चार्टर 1600 यानी कि 1600 के अंदर में परमिशन दी गई थी बाय क्राउन। क्राउन कौन थे इस समय? क्वीन एलिजाबेथ वन, जिन्होंने इशू किया था ये चार्टर ऑन 31 दिसंबर 1600 को। क्लियर है सभी बातें? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, सब बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने होपफुली ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको क्यों यहां पर लाया गया इंडिया के अंदर में, ताकि ऑथराइज किया जा सके। देखो ना, यहां पर लाया गया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू ऑथराइज टू ट्रांजेक्ट द business in India to transact the business in India and other countries, in India and अदर कंट्रीज। इंडिया में और अदर कंट्रीज के अंदर में बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए ये चार्टर इशू किया गया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, राइट। यहां पर जब ये सब बातें हमें क्लियर हो गई, तो अब हम आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। फीचर्स क्या थे चार्टर 1600 के? तो आओ जरा एक बार फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ चार्टर 1600। फीचर्स ऑफ चार्टर 1600। फीचर्स यहां पर क्या थी? देखो, पहली बात तो जो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसका इनकॉर्पोरेशन 15 इयर्स तक के लिए था। एक टाइम फ्रेम होता है ना, टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है कि कितने समय के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यहां पर जो समय डिसाइड था वो था 15 साल। 15 साल के लिए इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। 15 साल के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, दैट डजंट मीन कि 15 साल के पहले इस कंपनी को वाइंड अप यानी कि इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। इस कंपनी को 15 साल के पहले भी क्लोज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो टू द रियल। मतलब जितना प्रॉफिट कंपनी का सोचा गया है, कंपनी के बिजनेस का जितना प्रॉफिट सोचा गया है, वो उतना प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा तो कंपनी को हम 15 साल कंप्लीट होने के पहले भी वाइंड अप कर सकते हैं। हम लॉस मेकिंग कंपनी को जबरदस्ती चलाएंगे नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसको 15 साल पहले भी क्लोज कर सकते हैं, वाउंड अप कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 2 इयर्स प्रायर नोटिस अगर हम 15 इयर्स के पहले उसको वाउंड अप करते हैं, इफ कंपनी नॉट प्रॉफिटेबल, राइट। सो यहां आप लिख लीजिए, नेक्स्ट फीचर आप लिख लीजिए, इफ कंपनी, या फिर बिजनेस में लिख सकते हैं बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल, तो इसको पहले भी प्रायर नोटिस ऑफ 2 इयर्स, प्रायर नोटिस ऑफ 2 इयर्स कंपनी could be wound up, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। ऑलराइट, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है 15 साल पहले भी, लेकिन प्रायर नोटिस 2 साल का देना पड़ेगा अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो। क्लियर है बातें सभी? आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूं। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, कंपनी को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे, कंपनी को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंपनी गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स,
exclusive rights of trade in एशिया। पूरे एशिया में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट दिए गए थे। पूरे एशिया में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। यहां देखिए स्पेसिफिकली लिखा है इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है जी। और कंपनी को ये कहा गया कि भाई तुम्हें ये एक्सक्लूसिव राइट है, तो अब तुम्हारे पास कुछ और पावर्स भी हैं। कंपनी को ये कहा गया कि तुम जब तक लाइसेंस ग्रांट नहीं करोगे, जब तक तुम किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस ग्रांट नहीं करोगे, तब तक वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे ट्रेड नहीं कर सकते इन अबव कंट्रीज, या एरियाज भी आप लिख सकते हैं, इन अबव एरियाज के अंदर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब तक आप लाइसेंस इशू नहीं करेंगे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर में किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी। अब इस तरीके से बताओ क्या हुआ, बताइए मुझे क्या हुआ इस तरीके से। एक्सक्लूसिव राइट किसी को देना, दैट मीन्स उसकी मोनोपोली क्रिएट करना, कि अब वो मार्केट में सिर्फ एक ही है, उसका कोई अनदर कॉम्पिटिटर नहीं है, यहां पर सब कुछ एक ही कंपनी करेगी। इन सभी एरियाज के अंदर में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बताइए राइट मिल गया, तो क्या वो किसी और को लाइसेंस ग्रांट करेगी? लाइसेंस ग्रांट करेगी तो ऑब्वियसली मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर आ जाएंगे और उनसे चीपेस्ट या बेस्ट प्रोडक्ट बना करके वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर क्या हुआ? मोनोपोली क्रिएट हो गई, यहां पर मोनोपोली क्रिएट हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। होपफुली आप लोगों को ये सभी फीचर्स क्लियर हुए हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। अब यहां बातें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? देखिए ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे, मेंबर्स ने अपने आप को खुद को ही, सभी मेंबर्स ने, ऑल मेंबर्स, यहां ऑल लिख लीजिएगा आप, ऑल मेंबर्स टेकन देमसेल्व्स एज जनरल कोर्ट इन्होंने अपने आप को इलेक्ट कर लिया। जनरल कोर्ट, इसको मैं आगे जीसी के नाम से भी बुलाऊंगी, तो आप लोग समझ जाइएगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। पता नहीं कुछ लोग आगे चल के ये ना सोचे कि ये जीसी क्या है ये क्या नया वर्ड आ गया, मैम ने तो बताया ही नहीं अभी तक। जीसी मतलब जनरल कोर्ट। देखो जनरल कोर्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज जनरल कोर्ट। मैं सभी मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी ने अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज जनरल कोर्ट। तो जनरल कोर्ट जब यहाँ पर इलेक्ट हुआ तो जनरल कोर्ट ने क्या किया, एक बनाया यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD स्टैंड्स फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में कौन कौन लोग थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में एक तो गवर्नर था, एक गवर्नर होगा और 24 यहां पर डायरेक्टर होंगे, 24 डायरेक्टर होंगे। इन सभी का जो इलेक्शन है, इनको इलेक्ट किया जाएगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाएगा। क्या है हायरार्की? ध्यान से देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी मेंबर्स ने अपने आप को जनरल कोर्ट के रूप में इलेक्ट कर लिया, एक बॉडी फ्रेम कर ली जनरल कोर्ट। इस जनरल कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर होते हैं। इन सभी को इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के लिए इलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बिफोर 1 ईयर इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। बिफोर 1 ईयर रिमूव किया जा सकता है थ्रू जनरल कोर्ट। तो इनका जो रिमूवल है वो भी कौन करेगा, रिमूवल बिफोर 1 ईयर बाय जनरल कोर्ट। ठीक है जी, 1 साल के पहले भी रिमूवल किया जा सकता है थ्रू जनरल कोर्ट। एंड इन दिस वे जो जनरल कोर्ट है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इन सभी को यहां पर इलेक्ट कर लिया गया। राइट, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूं, स्लाइड पे जो भी लिखा है आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर क्या है भाई? लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर किसके पास में है? कहा गया, अब ये सोचें कि हम किसी कंपनी को अनदर कंट्रीज के अंदर भेज रहे हैं, तो इस कंपनी को कुछ पावर्स भी देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, लॉ मेकिंग पावर इनको दे दी, लेजिस्लेटिव पावर दे दी। तो लेजिस्लेटिव पावर किसको दिया गया, लॉ मेकिंग पावर दिया गया, कन्फर पावर, कन्फर पावर्स टू, पावर नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा पावर्स होंगी। राइट, कन्फर पावर्स टू जनरल कोर्ट। मैंने जीसी लिखा है, जीसी स्टैंड्स फॉर जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट को पावर्स कन्फर की गई चार्टर 1600 के थ्रू। यहां पर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी परमिशन मिल रही है, वो चार्टर 1600 के थ्रू मिल रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था कंपनी के जनरल कोर्ट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, वो भी चार्टर 1600 के थ्रू ही हुआ था। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर दी जा रही है कंपनी को, वो भी किसके थ्रू दी जा रही है, चार्टर 1600 के थ्रू। ठीक है, तो चार्टर 1600 के थ्रू जनरल कोर्ट को कुछ पावर्स कन्फर की गई। और ये जो पावर्स थी, ये पावर्स क्या थी कि भाई जनरल कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि वो बायलॉज बना सकते हैं, बायलॉज। अब जरा बताओ बायलॉज का मतलब क्या होता है, और ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी बना सकते हैं। बायलॉज का मतलब क्या है, बायलॉज का मतलब होता है एडिशनल लॉ, एडिशनल लॉ, बायलॉज यानी कि एडिशनल लॉ। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस जिस समय, अभी तो पार्लियामेंट बोलते हैं, जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस समय अगर रिक्वायर्ड लग रहा है कि कोई लॉ हमें लेकर के आना है इमीडिएटली, तो उस समय ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ऑर्डिनेंस बोला गया। हिंदी में इसको अध्यादेश भी बोलते हैं। कुछ शब्दों का हमें हिंदी टर्म भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अचानक से ये शब्द सुनने मिल जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे ये क्या सुनने मिल गया है। हिंदी में इसको अध्यादेश बोलते हैं, ऑर्डिनेंस को। ठीक है, सो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी यहाँ पर जो लॉ है वो बनाया जा सकता है। क्यों बना रहे हैं लॉ, मुझे जरा ये बताइए। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉ मेकिंग पावर दी जा रही है, लेजिस्लेटिव पावर दी जा रही है? क्यों नहीं इंग्लैंड में ही ये लॉ बना करके दे दिए जाए? मुझे बताइए, इंग्लैंड से एक कंपनी को यहां भेजना ठीक है, लेकिन कंपनी से बार बार वहां से लीगल रूल्स बनवाना, रेगुलेशंस बनवाना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अदर कंट्रीज के अंदर में बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रही है। तो कंपनी को बेटर अंडरस्टैंडिंग है वहां की पोजीशन की, वहां के लिए क्या लॉ रिक्वायर्ड है अपकमिंग, जो बनाया जाना चाहिए, वो यहाँ पर कंपनी ही बेहतर समझ पाएगी। सो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी को बायलॉज, कंपनी के जनरल कोर्ट को यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर मिली, और उन्हें ये पावर मिली कि आप बायलॉज और ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं टू
टू रेगुलेट। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ कंपनी एंड डिसिप्लिन of its servants। इसीलिए लेजिस्लेटिव पावर दिया गया कि भाई कंपनी को कैरी ऑन करने के लिए कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल्स चाहिए होते हैं। तो कंपनी को कैरी ऑन करने के लिए जब रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, गवर्न करने के लिए रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, उसके सर्वेंट्स के यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ एक रूल बुक की रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सब जनरल कोर्ट बना सकता है थ्रू चार्टर 1600। डन है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर मिला था किसको, जनरल कोर्ट को। आप नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रही हूं। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं वायलेटर्स की। देखो, अब क्योंकि रूल्स बने हैं तो हम सभी लोगों को बेहतर पता है कि रूल्स बनते हैं तो लोग वायलेट करने की कोशिश करते हैं। लोग उसका लॉ का जो भी लॉ बना है उसका लैकूना या लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि भाई अब जनरल कोर्ट को क्योंकि लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, तो उसी के पास भी ये पावर है कि वो पनिश करने के लिए लॉज बना सकती है। राइट। सो यहां आप लिख लीजिए, जनरल कोर्ट के पास पावर है, पावर टू मेक या टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस फॉर वायलेटर्स। किसके लिए लाएंगे, फॉर वायलेटर्स। जो भी नियम कायदे लॉ वायलेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑर्डिनेंस लाने की पावर है जनरल कोर्ट को। और वायलेटर्स के लिए पनिश करने के लिए ये रूल बनाए जा सकते हैं, अब पनिश करने के लिए जब रूल बनाएंगे तो आप मुझे बताइए यहाँ पर पनिश करने के लिए किस किस तरीके के रूल बनाए जा सकते हैं। देखो, या तो फाइन इंपोज किया जा सकता है या फिर इम्प्रीजनमेंट का प्रोविजन कोई डाला जा सकता है, यानी जेल में डाल सकते हैं उठा करके, या फिर फाइन लगा सकते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर्पस क्या है इसका, मुझे बताओ। पावर जब पनिश करने की पावर मिलती है किसी भी लॉ मेकिंग बॉडी को, तो वो क्यों मिलती है, वायोलेटर्स को पनिश किया जा सके, फाइन ऑन इम्प्रीजनमेंट उन पे इम्पोज किया जा सके। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनको पैसा चाहिए होता है, उनको इसीलिए करना होता है ऐसा सो दैट कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलेगी तो उसको देख करके और कुछ लोग सीख पाएंगे कि हम इस तरीके का वायोलेशन अगर करते हैं तो हमारे ऊपर भी ये फाइन या इम्प्रीजनमेंट इम्पोज हो सकता है, हमें भी इस तरीके की पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सो यह पर्पस क्या था, पर्पस आप नोट कर लीजिए, पर्पस टू रेगुलेट द ट्रेड of company, to regulate the trade of company and discipline of its servants। जो सर्वेंट्स हैं उनके डिसिप्लिन के को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर पनिशमेंट बनाने की पावर देना बहुत जरूरी था। ठीक है जी। और कंपनी के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए भी पनिशमेंट का जो प्रोविजन है उसको लाना जरूरी था। उस पनिशमेंट की लॉ मेकिंग पावर देना जनरल कोर्ट को बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है जी। लेकिन ये पनिशमेंट की जो पावर है वो
कुछ टेरिटरीज के अंदर में नहीं दी गई थी। वो टेरिटरीज हमें जाना नहीं है उसमें कौन सी वो टेरिटरीज थी, वो हमारा पार्ट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सभी टेरिटरीज के सभी के लिए ये रूल बनाया जा सकता है एक्सेप्ट सम टेरिटरीज, एक्सेप्ट सम टेरिटरीज। एक्सेप्ट सम टेरिटरीज, ठीक है जी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, देन फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके ना, सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था इंडिया में आने का, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्ट था इंडिया में आने का बिजनेस करना, ट्रेड करना, राइट। सो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ये है, टू ट्रेड एंड ट्रांजैक्ट द बिजनेस, ट्रांजैक्ट द बिजनेस इन एशिया, वही कंट्रीज का नाम फिर से आ जाएगा, इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, अमेरिका, ठीक है जी। इन सभी जगहों पर ट्रेड करना और बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना ऑब्जेक्ट था कंपनी का। लेकिन लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट था ये तो कंपनी का हो गया कमर्शियल ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट। कंपनी जब इंडिया में आई थी तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था वो प्राइमरीली तो क्या था, प्राइमरीली कमर्शियल था, प्राइमरीली कमर्शियल था। लेकिन लेकिन आगे चलकर के ये जो ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट पॉलिटिकल हो गया, ये ऑब्जेक्ट कमर्शियल से डाइवर्ट होकर के पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट हो गया। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट क्यों हुआ मुझे बताइए जरा, ऐसा क्या हुआ होगा कि कमर्शियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्ट होकर कंपनी जो है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट की तरफ चली गई। ऐसा इसीलिए हुआ कि कंपनी ने इंडिया के टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। कंपनी ने क्या किया, इंडिया की जो टेरिटरीज थी, इंडियन टेरिटरीज थी, उनको कुछ टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो पॉलिटिकल पर्पस इसीलिए हो गया बाद में, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया इंडियन टेरिटरीज को, इंडियन टेरिटरीज को, इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। और इस पर्पस को, इस ऑब्जेक्ट को पूरी हवा दी किसने, क्राउन ने पूरा पूरा कोऑपरेट किया। उस समय जो क्राउन थी उन्होंने पूरा पूरा कोऑपरेट किया, ठीक है जी। सो यहां पर किसने हवा दी, इस विलिंगनेस को कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट हो जाए कंपनी का, ये कोऑपरेट किया कोऑपरेट किया कोऑपरेटेड बाय क्राउन, कोऑपरेटेड बाय क्राउन, क्राउन ने पूरा पूरा कोऑपरेट किया, ठीक है, क्राउन ने पूरा पूरा कोऑपरेट किया। सो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि भाई पहले तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था वो बिजनेस ट्रांजैक्ट करना इन सभी एरियाज के अंदर में था,
और साथ में अपने गुड्स की सेल को प्रमोट करना, टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। ये मैं मेरा से स्किप हो गया, तो आप यहां लिख सकते हैं टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स, टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। सो ये कंपनी के ऑब्जेक्ट थे, और ऑब्जेक्ट प्राइमरीली कमर्शियल था, बिजनेस ट्रांजैक्ट करने का ऑब्जेक्ट था, लेकिन लेटर ऑन ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल हो गया। और पॉलिटिकल इसलिए हुआ कि कंपनी ने जो है वो इंडिया की कुछ टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज द रीजन कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो कमर्शियल से डाइवर्ट होकर के पॉलिटिकल हो गया। और इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट को पूरी हवा किसने दी? जो क्राउन उस समय पर थे, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया कंपनी को। ठीक है, आप इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय दे रही हूं, फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें कि फर्दर क्या बातें और निकल करके आ रही हैं, तो बातें निकल करके आ रही हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट object of establishment of company to stop illegal trade, to stop illegal trade, illegal trade by non-member of company, to stop illegal trade by non-members of company, of company। अब यहाँ पर इलीगल ट्रेड जो नॉन मेंबर कर रहे हैं उनको स्टॉप करना, इसको एस्टैब्लिश करने का, कंपनी को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब यहाँ पर नॉन मेंबर इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इलीगल ट्रेड क्या कर रहे हैं? गुड्स का एंड शिप्स का। शिप के थ्रू वो इलीगल ट्रेड कर रहे थे, शिप्स को। ठीक है, एंड इनका जो भी इलीगल ट्रेड गुड्स का शिप्स के थ्रू हो रहा था, इनको स्टॉप करना इस एक्ट को, इस कंपनी को स्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्ट था। और साथ ही में एंड सेंड देम बैक टू इंग्लैंड, जरा बताओ स्टॉप करके ये लोग क्या करेंगे? इंडिया में ही थोड़ी रख लेंगे। स्टॉप करने के बाद वो शिप्स जो हैं और गुड्स हैं उनको सबको वापस भेज देंगे। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड में वापस भेज देंगे। अब जब इंग्लैंड में भेजेंगे तो यहां पर इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने की जैसी बात अभी तक तो नहीं हुई थी। जो एक्ट है, जो चार्टर है 1600, वो इस बारे में कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी रखता था। इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने के बारे में ज्यादा कुछ बातें कहता नहीं था। तो यहां पर क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ ने इशूड अ चार्टर ऑफ 1601, 1601 में इन्होंने एक चार्टर फिर से इशू किया। किसको? टू कैप्टन लैनकेस्टर। ये कौन थे? कमांडर इन चीफ ऑफ अ शिप, कमांडर इन चीफ ऑफ अ शिप। अब यहां पर इन्होंने जब चार्टर 1601 में कैप्टन लैनकेस्टर को इशू किया, तो इन्होंने इनको पावर दी कि जो भी शिप्स को स्टॉप कर रहे हैं, उन सभी को, इस शिप को स्टॉप कर रहे हैं या फिर इशू कर रहे हैं बोर्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इन सभी को पनिश किया जाए। ठीक है जी, इन सभी को पनिश किया जाए।
तो क्वीन एलिजाबेथ ने इशू किया एक चार्टर 1600 में कैप्टन लैनकेस्टर को, जो कि कमांडर इन चीफ थे एक शिप के, और इन्हें ये कहा गया कि तुम पनिश करो उन लोगों को जो सीरियस क्राइम कर रहे हैं, जो कि सीरियस क्राइम कर रहे हैं। तो आप यहां पर फर्दर क्या लिख सकते हैं, जो भी सीरियस क्राइम कर रहे हैं, सीरियस क्राइम कर रहे हैं, इन सभी को तुम पनिश करो। सीरियस क्राइम जो भी लोग कर रहे हैं, टू पनिश देम, टू पनिश देम। ये पावर दिया गया किसको? कैप्टन लैनकेस्टर को। ये पावर प्रोवाइड की गई कैप्टन लैनकेस्टर को। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1615 में जेम्स किंग, 1615 में क्राउन थे जेम्स किंग। 1615 में जेम्स किंग ने कहा, इन्होंने एक और चार्टर इशू कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने में अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है कंपनी को, तो इसको अवॉइड कर दीजिए। मतलब इस चार्टर के बाद में एक और चार्टर आया, 1601 के बाद में एक और चार्टर आया 1615 में जेम्स किंग का। इन्होंने ये कहा अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, इनकन्वीनियंस के केस में क्या किया जा सकता है, इनकन्वीनियंस अगर हो रहा है तो इस केस में ये कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, इन केस ऑफ इनकन्वीनियंस टू स्टॉप इलीगल ट्रेड। क्या करने में इनकन्वीनियंस हो रहा है? टू स्टॉप इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने में अगर इनकन्वीनियंस हो रहा है, कुड अवॉइड, तो इसको अवॉइड कर दीजिए। और ध्यान दीजिए कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट, ऑब्जेक्ट ऑफ चार्टर 1600। ऑब्जेक्ट ऑफ चार्टर 1600 का जो ऑब्जेक्ट था चार्टर का, उस पे कंसंट्रेट किया जा सकता है, उस पे कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि इलीगल ट्रेड को स्टॉप करना मुश्किल हो रहा होगा कंपनी के लिए, तो उसको एक काम करो, अवॉइड कर दो, जेम्स किंग ने कहा। और इसको अवॉइड करते हुए तुम्हें 1600 में जो चार्टर इशू किया गया था उसमें सारी बातें लिखी गई थी, तुम उसको फॉलो करो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। और 1600 में क्या क्या बताया गया था? बिजनेस, ट्रेड, ट्रैफिक पे, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे आप ध्यान दीजिए, राइट। सो होपफुली आपको चार्टर 1600 की सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके का बना करके देने वाली हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप इसी सब्जेक्ट के अपकमिंग वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मैं इस तरीके के और वीडियोस ला करके दूं, राइट। लाइक जरूर करिएगा सो दैट मुझे ये पता लगे कि आप इस तरीके की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अगर आप किसी अनदर सब्जेक्ट के ऊपर में वीडियोस चाहते हैं तो, या किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आप किसी सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो क्रिएट करूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। और शेयर जरूर करिएगा सो दैट आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।